हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ओके। अभी इसके प्रीवियस क्लास में 2 क्लास में आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ के विषय में देखा, न्यूटन सेकंड लॉ के विषय में देखा और न्यूटन सेकंड लॉ के डिफरेंट पॉइंट्स देखे। अब हम एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो आपको डिफरेंट एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कंपटीशन में भी आएंगे, आपके बोर्ड में भी आएंगे और यहाँ से केवल आपको एक क्वेश्चन का ही आंसर नहीं स्टूडेंट्स, ढेर सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस डिस्कशन से मिलेंगे। तो अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ के विषय में, मोर डिस्कशन करने चल रहे हैं। फिर फोर्स की डिफरेंट यूनिट का डिस्कशन करेंगे और उनके बीच में रिलेशन का डिस्कशन करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से सुनना है और जो आपने फर्स्ट लॉ का लेक्चर सुना है, सेकंड लॉ का लेक्चर सुना है, अब उसके बाद उसी सीक्वेंस में आप इसको सुनेंगे और सुन करके अच्छे से माइंड में फीड करेंगे। जितने एग्जाम आएंगे उसमें आप राइट करेंगे और फ्यूचर के आप फिजिक्स टॉपर बनेंगे। क्या बनेंगे? फिजिक्स टॉपर बनेंगे। और कोई बोलेगा तो आप कहेंगे कहाँ से पढ़े हैं? फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा के फिजिक्स चैनल से पढ़े हैं और वहां पर आपको सब्सक्राइब करेंगे। ओके, चलो देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, 1 बाय 1 करके। चलो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट रहेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन से ही विवेकानंद देखो कहाँ पहुंच गए। तो आपको स्वामी विवेकानंद जैसी कंसंट्रेशन रखना है, आइंस्टीन जैसा माइंड रखना है, न्यूटन जैसा फिजिक्स का आपको जीनियस बनना है, ठीक ना? जिस भी फील्ड में रहना है वहां पर आपको हमेशा छोटी टॉप मोस्ट पोजीशन पर रहना है। देखो, स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी के या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम की जो चेंज होने की रेट है, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोमेंटम के चेंज होने की जो रेट है उस बॉडी पर अप्लाई किए गए नेट एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। इसका मतलब यह हुआ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स कम होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा। ओके, अब सेकंड पॉइंट देखिए, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट लगाते हैं। याद रखना, फिजिक्स में जहां कहीं भी आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। चलो देखें, यहाँ भी वही करते हैं। ये यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया हमने तो एक यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू के इंटू एफ नेट एक्सटर्नल लगा दिया और एफ इक्वल टू एम ए होता है। अभी इसके प्रीवियस क्लास में आपने देखा है। यहाँ के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा के की वैल्यू 1 आई। क्या आई? 1 आई। क्या आई? 1 आई। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ नेट एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए। एफ नेट एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए। याद करने का मेथड बताऊं आपको? गुरु मंत्र बताऊं? मत बताना कि हमारे सर गुरु मंत्र बताते हैं। फादर इक्वल टू माँ। क्या याद रखोगे? फादर इक्वल टू माँ। एफ मतलब फादर, फादर मतलब फोर्स, एम ए मतलब माँ का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। अब पापा को मम्मी मत कहने लगना अपने घर में जाकर के, नहीं तो कहेंगे इनको किस सर ने फिजिक्स पढ़ा दी। तो देखो, एफ इक्वल टू एम ए। मतलब क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी भी
किसी भी बॉडी पर अप्लाई किया गया जो नेट फोर्स है उस बॉडी के टोटल मास और उसमें प्रोड्यूस हुए एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। किसी बॉडी पर अप्लाई किया गया जो टोटल फोर्स है वो उस बॉडी के मास और उस बॉडी के एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इट मीन्स the force applied on a body is equal to the product of mass of the body into acceleration of the body। किसी बॉडी का टोटल मास ले लो, उस बॉडी का एक्सेलरेशन ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मीन्स दोनों को प्रोडक्ट निकाल लो, तो आपको उस बॉडी का नेट फोर्स पता लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, गलती मत करना। जिस टाइम पर जिस जगह पर आप फोर्स निकालना बॉडी पर, उसी टाइम पर उसी जगह पर एक्सेलरेशन निकालना। ऐसा ना हो कि किसी बॉडी पर फोर्स तो आपने आज निकाला, एक्सेलरेशन कल निकाला और फिर F इक्वल टू एम में लगाओगे, आप धोखा खा जाओगे, कहोगे यूके सर ने धोखा दे दिया। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया। यूके सर ने बताया था आपसे कि जिस समय जहां पर नेट फोर्स निकालना बॉडी पर, उसी समय वहीं पर नेट एक्सेलरेशन निकालना और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। ऐसा जरूर ध्यान रखना। इसको कहते हैं लोकल रिलेशन है F इक्वल टू एम ए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, ये अब जब आप बड़े हो जाएंगे IITian बनेंगे तो काम आएगी, सुन लो। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर F जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है या नेट फोर्स है, और A भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है। मतलब अगर किसी बॉडी पे एक से ज़्यादा एक्सेलरेशन है तो पहले सबका रिजल्टेंट निकाल लो, एक से ज़्यादा फोर्सेज है सबका रिजल्टेंट निकाल लो, फिर F इक्वल टू एम ए अप्लाई करना, तो ये रिलेशन आपके काम आएगा न्यूमेरिकल में, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, दूसरी बात याद रखोगे ना। दूसरी बात एक बार फिर से बता दूं, आप भूल गए होंगे। दूसरी बात हमने बताया कि जब किसी बॉडी पर कई फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना हो, तो पहले सबका रिजल्टेंट निकाल लो। मान लो 10 न्यूटन फोर्स नॉर्थ में लग रहा, 5 न्यूटन जो है वो साउथ में लग रहा है, तो रिजल्टेंट हो गया 10 - 5, 5 न्यूटन, ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया। सपोज कर लो 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर नॉर्थ में है एक्सेलरेशन, और 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एक्सेलरेशन ईस्ट साउथ में है, तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 - 2 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर वहां पर एक्सेलरेशन आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर ए जो है वो नेट एक्सेलरेशन है और फोर्स F जो है वो नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास टाइम्स नेट एक्सेलरेशन होता है। ओके, अब अगली बात यहाँ से देखिए, F इक्वल टू एम ए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फोर्स एक स्केलर है या वेक्टर है। ये आप देखिए, फोर्स एक स्केलर है या वेक्टर है, ये देखिए। यहाँ पर मास एक स्केलर है, मास में कोई डायरेक्शन नहीं होती। एक्सेलरेशन एक वेक्टर है। जब एक वेक्टर को एक स्केलर से सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर मिलता है। यहाँ पर मास एक स्केलर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है। जब मास को एक स्केलर को एक वेक्टर से सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर मिलता है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप पूछ रहे हो कि सर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन बताओ। हाँ बिल्कुल बताएंगे, सुनो। फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलरेशन की होगी। फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलरेशन की होगी। फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलरेशन की होगी। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। मान लो किसी बॉडी को हम ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अर्थ उसको किधर की ओर खींचेगी? नीचे की तरफ खींचेगी। तो फोर्स किधर है? नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा। कोई बॉडी नीचे गिर रही है तब भी उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ होता है। तो जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन दो ही चीजों से डिसाइड करते हैं, एक नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में फोर्स होगा, या तो फोर्स चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। तो दो चीजों से आप फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स केवल दो ही डायरेक्शन में हो सकता है, या तो नेट
चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में या तो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। याद रखोगे बच्चों ना, नहीं भूलोगे ना। आपको फिजिक्स को अपनी लाइफ में एकदम रचा बसा लेना है कि फिजिक्स आपसे सोते जगते चाहे जब पूछे कोई, हमेशा फिजिक्स ही बोलो, फिजिक्स ही सो, फिजिक्स ही जगो, और फिजिक्स की बिरादरी में मेरे शामिल हो जाओ। मेरी बिरादरी फिजिक्स की बिरादरी, आपकी बिरादरी फिजिक्स की बिरादरी। चलो देखते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन दो ही होगी, या तो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में या तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अब अगली बात देखिए, अब यहाँ पर देखिए F इक्वल टू एम ए है। अब F इक्वल टू एम ए में अगर एक्सेलरेशन को हम फिक्स कर दें, क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को फिक्स कर दें। मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी हैं अलग अलग मास की, पहले को हमने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देना है, दूसरे को भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देना है, दोनों को सेम एक्सेलरेशन देना है। तो हमें देखना है किसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, किसको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर सेम एक्सेलरेशन आप प्रोड्यूस करना चाहते हो अलग अलग मास की बॉडी में, तो वो फोर्स अप्लाई डिपेंड करेगा उसके मास पर। जिसका मास ज्यादा होगा उसमें उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका मास कम होगा उसमें उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हैवियर बॉडी में आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लाइटर बॉडी में आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हैवियर बॉडी में उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए लाइटर बॉडी में कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जहां कहीं दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो, उनके बीच में ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, वो भी ओरिजिन से पास होता है, वो भी ओरिजिन से पास होता है। तो देखिए F और M के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, कहां से गुजरेगा, ओरिजिन से। तो ये फोर्स और मास के बीच में एक्सेलरेशन होगा, कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब ये ग्राफ आएगा। ओके, अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं, अगर हम मान लें कि दो बॉडी हैं जिनके मास फिक्स हैं, क्या है, दो बॉडी हैं जिनके मास फिक्स हैं। मास मान लीजिए हमारा मास भी 5 kg है, आपका भी मास 5 kg है। अब हमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो एक्सेलरेशन अब फोर्स डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस करोगे फोर्स कम लगेगा। तो जब सेम मास की बॉडी में फोर्स अप्लाई किया जाए तो उनका एक्सेलरेशन उनके अप्लाई किए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो उनकी चेंज इन वेलोसिटी भी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जिस बॉडी में ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिस वेलोसिटी में कम वेलोसिटी चेंज होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। तो इस केस में फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, कब, जब मास कांस्टेंट हो। कब, जब मास कांस्टेंट हो तो ये ग्राफ आएगा। ओके, इसकी यूनिट न्यूटन होगी, इसकी यूनिट आपकी न्यूटन ले रहा हूं, और इसकी यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये ग्राफ आ गया। अब अगली बात देखिए, यहां से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपसे। देखिए ए इक्वल टू आ गया F अपॉन M, ए इक्वल टू आ गया F अपॉन M। ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अब देखिए अगर सेम फोर्स अप्लाई किया जाए अलग अलग मास की बॉडी पर, सेम फोर्स अप्लाई किया जाए अलग अलग मास की बॉडी पर, मान लीजिए आप 10 न्यूटन का फोर्स 100 kg की बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं, वही 10 न्यूटन का फोर्स 10 kg बॉडी के पर अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। इसका मतलब हो गया कि जब डिफरेंट मास की बॉडी पर, जब डिफरेंट मास की बॉडी पर सेम फोर्स अप्लाई किया जाए, जब डिफरेंट मास की बॉडी पर सेम फोर्स अप्लाई किया जाए, तो उन बॉडी में प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, बॉडी में प्रोड्यूस एक्सेलरेशन उनके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। मीन्स जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। कब, लेकिन जब फोर्स सेम हो, फोर्स ना अलग अलग हो। डिफरेंट बॉडी के मास तो अलग अलग हो लेकिन फोर्स सेम हो। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए अगर मास इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, मास डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। मतलब मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक ना। अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ए और EM के बीच में ऐसा ग्राफ आएगा, ये इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। तो ए और इसके बीच में ऐसा आएगा। F यहाँ पर कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब
जब कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई किया जाए तो एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक ना। हैवियर बॉडी का एक्सेलरेशन कम होगा, लाइटर बॉडी का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। मान लीजिए एक ट्रक है, एक कार है, दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई किया गया तो उस केस में कार का मास ज़्यादा है तो कार का एक्सेलरेशन कम होगा, और सॉरी कार का मास कम है तो कार का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ट्रक का मास ज़्यादा है तो ट्रक का एक्सेलरेशन कम होगा। ओके, एक और एग्जांपल, अर्थ जो है जब किसी एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो जितना फोर्स अर्थ एप्पल पर अप्लाई करती है उतना ही फोर्स एप्पल अर्थ पर अप्लाई करता है न्यूटन थर्ड लॉ से। लेकिन एप्पल का मास कम होता है तो उसमें एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है और वो अर्थ के पास आ जाता है। लेकिन अर्थ का मास बहुत कम होता है तो अर्थ उठ करके एप्पल के पास नहीं जाती है। ओके ओके, ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर होता है, बहुत हल्का होता है, और प्रोटॉन बहुत हैवी होता है। तो दोनों पर अगर सेम फोर्स अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम होगा। ये इनके एग्जाम्पल हो गए, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप की। ये स्टेप 1 था, अब स्टेप 2 पर हम आते हैं। अब हम 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे। ये आपके एग्जाम में भी आता है, 1 न्यूटन को डिफाइन करना है, 1 न्यूटन को डिफाइन करना है। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, चलो देखते हैं। इधर देखो, सामने देखो, सिट प्रॉपर्ली, सीधे बैठिए, इरेक्ट योर स्पाइनल कार्ड, अपनी स्पाइनल कार्ड सीधे करिए, लुक फ्रंट, सामने देखिए, स्माइल प्लीज, सामने देखिए, वेरी गुड, एनर्जेटिक स्टूडेंट। F इक्वल टू एम ए, फादर इक्वल टू माँ, F इक्वल टू एम ए। अब हमने क्या किया, बॉडी का मास देखो कितना ले लिया, 1 kg, कितना ले लिया, 1 kg, कितना ले लिया, 1 kg। इतना फोर्स हमने उस पर अप्लाई किया कि उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना प्रोड्यूस हुआ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना प्रोड्यूस हुआ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास हमने यूनिट ले लिया, 1 ले लिया, एक्सेलरेशन हमने यूनिट प्रोड्यूस किया। तो अब फोर्स देखिए क्या होगा, मास 1 kg ले लिया, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया, तो फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू 1 kg और इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को 1 न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं। जब भी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर आप लिखेंगे, जब भी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर लिखेंगे, अगर उसको फुल नेम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, स्मॉल लेटर से। देखिए स्मॉल एन हमने लिखा है, और जब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सिंबल में तो कैपिटल एन से लिखेंगे। देखिए यहाँ न्यूटन हमने पूरा लिखा है तो स्मॉल में लिखा है, शॉर्ट में लिखा है तो कैपिटल एन से लिखा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन की डिफिनेशन सुन लीजिए, 1 न्यूटन की डिफिनेशन सुनिए। If the force that produces unit acceleration, the force that produces unit acceleration in unit mass of a body is called 1 न्यूटन। मीन्स वो फोर्स जो किसी 1 kg बॉडी के मास पर अप्लाई किया जाए और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे तो फोर्स क्या होगा, 1 यूनिट होगा। क्या? 1 न्यूटन होगा। क्या होगा? 1 न्यूटन होगा। तो 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो किसी 1 kg मास की बॉडी पर अप्लाई किया जाए तो उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस करे। 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो किसी 1 kg की मास की बॉडी पर अप्लाई किया जाए तो उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस करे। 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो किसी 1 kg मास की बॉडी पर अप्लाई किया जाए तो उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस करे। तो 1 न्यूटन को डिफाइन कैसे करेंगे? द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is said to be 1 Newton. The force is said to be 1 Newton if it produces 1 meter per second square acceleration in 1 kg mass of a body. The force is said to be 1 Newton if it produces 1 meter per second square acceleration इन यूनिट मास ऑफ ए बॉडी। ओके, ये 1 न्यूटन की डिफिनेशन हो गई। क्या हो गई? 1 न्यूटन की डिफिनेशन हो गई। तो ये 1 न्यूटन को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। क्या कर दिया? 1 न्यूटन को डिफाइन कर दिया। ओके, अब हम आ जाते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 देखिए बच्चों,
स्टेप थर्ड में है यूनिट ऑफ एफ। क्या है? यूनिट ऑफ एफ, यूनिट ऑफ एफ। तो अब हमें फोर्स की यूनिट का डिस्कशन करना है। किसका डिस्कशन करना है बच्चों? फोर्स की यूनिट का डिस्कशन करना है। किसका डिस्कस करना है? यूनिट का डिस्कशन करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये यूनिट क्या होती है? बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप नापते हो, मेजर करते हो, तो मेजर करने के बाद जिसमें उसको हम राइट करते हैं, जिसमें वो एक्सप्रेस करते हैं, वो इसकी यूनिट कहलाती है। ठीक ना? ठीक ना? आफ्टर मेजरमेंट द क्वांटिटी इन विच वी एक्सप्रेस इट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को मापने के बाद, मेजरमेंट करने के बाद जिसमें उसको एक्सप्रेस किया जाता है, वो उसकी यूनिट कहलाती है। क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है। क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है। तो देखिए यूनिट ऑफ एफ, फोर्स की यूनिट। अब फोर्स की यूनिट को हमें अलग अलग सिस्टम में डिस्कस करना है। एक तो देखना है कि एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है। एसआई सिस्टम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। एक जो है सीजीएस सिस्टम होती है। सीजीएस सिस्टम का तो हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। सीजीएस सिस्टम तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम मींस जिसमें डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में मेजर करें, मास को ग्राम में मेजर करें, उस और टाइम को सेकंड में मेजर करें, उसे कहते हैं सीजीएस सिस्टम। और ये इंटरनेशनल सिस्टम है। ये है ग्रेविटेशनल यूनिट। क्या है? ग्रेविटेशनल यूनिट। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट। क्या नाम है? प्रैक्टिकल यूनिट। क्या नाम है? प्रैक्टिकल यूनिट। तो चाहे आप ग्रेविटेशनल यूनिट कहो या प्रैक्टिकल यूनिट कहो, एक ही बात है। चाहे और ये है सीजीएस यूनिट। क्या है? सीजीएस यूनिट। ये क्या है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को दूसरा हम एब्सोल्यूट यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट। अब देखिए एसआई यूनिट जो होती है फोर्स की, वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर सेकंड -2। किलोग्राम मीटर सेकंड -2, किलोग्राम मीटर सेकंड -2। लेकिन अपने न्यूटन साहब को क्रेडिट देने के लिए फोर्स की यूनिट उन्हीं के नाम पर न्यूटन रखी जाती है। क्या रखी जाती है? न्यूटन रखी जाती है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन भी कहते हैं। जब पूरा नाम लिखोगे तो स्मॉल लेटर से लिखोगे और इसका सिंबल क्या है? कैपिटल एन। सिंबल क्या है? कैपिटल एन है। और ये न्यूटन जो है इसको एब्सोल्यूट यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट भी कहते हैं। तो फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। ओके, तो ये रही आपकी एसआई यूनिट। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? किलोग्राम मीटर सेकंड -2। क्या होती है बच्चों? किलोग्राम सेकंड मीटर -2। क्या होती है बच्चों? किलोग्राम मीटर सेकंड -2। क्या होती है बच्चों? किलोग्राम मीटर सेकंड -2। मेरे साथ बोलिए, या इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। न्यूटन कैसी यूनिट है? एब्सोल्यूट यूनिट है। न्यूटन कैसी यूनिट है? एब्सोल्यूट यूनिट है। और क्या बोलते हैं इसे एसआई यूनिट बोलते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए अगली है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है? कहते हैं बड़ी डाइन बनी है। ठीक ना? तो डाइन होती है। क्या होती है? डाइन। क्या होती है? डाइन। क्या होती है? डाइन। देखिए तो सीजीएस यूनिट फोर्स की डाइन होती है। DYNE डाइन होती है। इसको शॉर्ट में DYN लिखते हैं। क्या लिखते हैं? DYN लिखते हैं। क्या लिखते हैं? DYN लिखते हैं। अब जब आप सीजीएस की बात करोगे तो यहाँ किलोग्राम है वहाँ ग्राम आ जाएगा, जहाँ आपका मीटर है वहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा, जहाँ सेकंड है वहाँ सेकंड रहेगा। तो 1 डाइन इक्वल टू होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 डाइन इक्वल टू होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 डाइन इक्वल टू होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 डाइन इक्वल टू होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक ना? 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी जो है वो क्या हो गई? सीजीएस यूनिट हो गई। क्या हो गई? सीजीएस यूनिट हो गई। क्या हो गई? सीजीएस यूनिट हो गई। ठीक ना? तो ये आपकी सीजीएस यूनिट हो गई। अब आपकी ये सीजीएस यूनिट हो गई। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। क्या डिस्कस करेंगे? रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम रिलेशन डिस्कस करेंगे किसमें? एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। किसमें? एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में रिलेशन की बात करेंगे। चलो एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या है?
वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम जानना चाहते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन। हम जानना चाहते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, मतलब 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो देखिए 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 किलोग्राम की जगह पे क्या रखेंगे? ग्राम रखेंगे, क्योंकि यहाँ ग्राम में मास होता है। यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर में रखेंगे। यहाँ सेकंड है, यहाँ सेकंड रहेगा। तो देखिए 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये 1000 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 5। कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इनमें रिलेशन है। लेकिन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? 1 न्यूटन। और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? 1 डाइन। तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। क्या? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये रिलेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बेटा एग्जाम में, कंपटीशन में भी। तो 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन? 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन? 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ओके। अब अगला देखिए, ये तो रही आपकी सीजीएस यूनिट। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट की। किसकी बात करते हैं? ग्रेविटेशनल यूनिट की। ये देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट है। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट। दूसरा नाम क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट। ओके। अब ये ग्रेविटेशनल यूनिट की कहाँ जरूरत पड़ती है? क्वेश्चन ये उठता है, क्यों इसका हम यूज करते हैं? तो देखिए जहां पर कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी गिर रही होती है, अर्थ के फोर्स के अंतर गिर रही होती है, जहां पर अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होती है, तो वहां किसी बॉडी का वेट आ जाता है। वहां किसी बॉडी का वेट आ जाता है, वेट इन्वॉल्व हो जाता है। क्या? वेट इन्वॉल्व हो जाता है। तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं, ठीक ना। तो इसको प्रैक्टिकल यूनिट भी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल यूनिट की हम बात करेंगे, जिसका दूसरा नाम प्रैक्टिकल यूनिट है। और ये ग्रेविटी में ही डिफाइन होगा, जहां अर्थ की ग्रेविटी होगी वही डिफाइन होगा, और जगह नहीं डिफाइन होगा। तो चलो देखते हैं। अब इसमें भी 2 पार्ट कर दें, एक एमकेएस एक सीजीएस। एमकेएस का मतलब क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ओके। अगर हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करें और मास को किलोग्राम में मेजर करें, टाइम को सेकंड में मेजर करें, तो इसको एमकेएस सिस्टम कहते हैं। अगर हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करें, मास को ग्राम में मेजर करें, टाइम को सेकंड में मेजर करें, तो इसे सीजीएस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजीएस सिस्टम कहते हैं। तो एमकेएस में ग्रेविटेशनल यूनिट को बोलते हैं केजी वेट। क्या बोलते हैं? केजी वेट। क्या बोलते हैं? केजी वेट। किलोग्राम वेट। क्या बोलते हैं? किलोग्राम वेट। क्या बोलते हैं? किलोग्राम वेट। तो ये केजी वेट होता है। क्या होता है? केजी वेट। और सीजीएस में क्या होता है? ग्राम वेट। क्या होता है? ग्राम वेट। क्या होता है? ग्राम वेट। अब कभी कभी इसको किलोग्राम वेट को किलोग्राम फोर्स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केजीएफ भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केजीएफ लिखते हैं। और इस ग्राम वेट को ग्राम फोर्स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ग्राम फोर्स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जीएफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जीएफ लिखते हैं। अब इनमें रिलेशन देखना है। चलो देखें रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो केजी वेट या केजीएफ और ग्राम वेट या जीएफ, ये दोनों एक ही चीज है। ये दोनों क्या है? एक ही चीज है। ये आप ध्यान रखेंगे। हाँ, अब चलो देखिए, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। ये किसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, क्योंकि किसी चीज को ऊपर की ओर खींचो तो नीचे गिर जाती है, ऊपर की ओर फेंको तो नीचे गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है ना, ठीक ना। तो ये अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही, तो फोर्स कितना लगा रहा है? F इक्वल टू ma। और जब अर्थ होता है तो एक्सेलरेशन को हम g के बराबर लेते हैं। g को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। जब अर्थ किसी चीज को खींचती है तो वहां पर एक्सेलरेशन g के बराबर लिया जाता है। तो ma इक्वल टू mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ma इक्वल टू mg हो जाएगा। अब देखिए ma इक्वल टू mg हो जाएगा। अब किसी बॉडी का मास अगर 1 किलोग्राम ले ले, क्या ले ले? 1 किलोग्राम ले ले। अब आपसे कोई पूछे बताइए कि उस पर अर्थ कितना फोर्स अप्लाई कर रही या उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो देखिए m 1 kg इंटू 1g,
1 kg इंटू 1g एफ इक्वल टू एम ए, मास हो गया 1 kg और ये आपका हो गया 1 ग्राम, क्या हो गया 1 ग्राम, क्या हो गया 1 ग्राम। तो अब 1 kg हो गया और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा F कितना आ जाएगा 9.8 न्यूटन, कितना आ जाएगा 9.8 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि 1 kgf इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन, क्या होता है 1 kgf इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन और 1 kg वेट इक्वल टू भी 9.8 न्यूटन होता है, क्या होता है 9.8 न्यूटन होता है। तो जब आपसे 1 kg वेट कहा जाए तो इसका मतलब 9.8 न्यूटन, 1 kgf कहा जाए इसका मतलब 9.8 न्यूटन, 1 किलोग्राम फोर्स कहा जाए इसका मतलब 9.8 न्यूटन, ठीक ना। तो ये दोनों बातें याद रखना। अब आपसे कोई कहे कि किसी बॉडी का मास 1 kg है, बताइए उस पर कितना फोर्स लग रहा अर्थ का, आप कहोगे 9.1 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। अगर कोई कहे 2 kg है, बताओ कितना लग रहा, आप कहोगे 19.6 न्यूटन। आप कोई कहे 3 kg है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो किसी भी बॉडी के मास जितना हो उसको g से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आ जाएगा वो उसका वेट कहलाएगा, या वेट एक फोर्स होता है वो उसका वेट कहलाएगा, या उतना उसका kg वेट जो है वो फोर्स उस पर लगेगा, ठीक ना। तो ज्यादातर हम डेली लाइफ में बॉडी के वेट को यूज करते हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिकल यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट भी कहते हैं। अब एक बात और देख लीजिए, एक बात और देखिए। अब अगली बात में आपको ग्राम वेट के विषय में डिस्कस करना है। अब देखिए ग्राम वेट क्या है। 1 ग्राम वेट इक्वल टू, देखिए 1 ग्राम वेट इक्वल टू, अब 1 ग्राम इक्वल टू 1000 kg। 1 ग्राम को kg में बदल लो 1000, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं और इनटू, अब g की वैल्यू जो है वो 980 होती है, CGS में क्या होती है 980 होती है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g की जो CGS सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और SI सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू CGS सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और SI सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये 980 हो गया, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ग्राम वेट इक्वल टू 0.98 न्यूटन। क्या आ जाएगा 0.98 न्यूटन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.98 न्यूटन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.98 न्यूटन आ जाएगा। या 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू आ जाएगा 0.98 न्यूटन, क्या 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 0.98 न्यूटन। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि बताइए 1 ग्राम की बॉडी है, बताइए उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा न्यूटन में, तो 0.98 न्यूटन लगेगा, ठीक है ना। अब या आपसे कोई कहे कि 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू कितना होगा, तो 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू होता है 1 ग्राम वेट। 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 1 ग्राम वेट इक्वल टू 980 डाइन, क्या 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 1 ग्राम वेट इक्वल टू 980 डाइन, क्या 980 डाइन। तो ये ग्राम फोर्स में, ग्राम वेट में और डाइन में रिलेशन है, क्या है रिलेशन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सुनो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट बात सुनो। यहाँ जो एब्सोल्यूट यूनिट है और ग्रेविटेशनल यूनिट में डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस है। यह जो एब्सोल्यूट यूनिट है ये जी पर तो डिपेंड नहीं करती है, तो चाहे जहां रहो, चाहे मून पर रहो, चाहे अर्थ पर रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे माउंट एवरेस्ट पर रहो, ये यूनिट यही रहेगी, ठीक ना। ना मास चेंज होगा ना एक्सेलरेशन चेंज होगा। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल यूनिट है ये जी पर डिपेंड करती है, स्मॉल जी पर, और स्मॉल जी तो हर जगह सेम होता नहीं। माउंट एवरेस्ट पर अलग होगा, किसी माइंस में अलग होगा, मून पर अलग होगा, जुपिटर पर अलग होगा। तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगी। तो जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होगी, लेकिन जो एब्सोल्यूट यूनिट है या एसआई यूनिट वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। ओके, अब एक बात यही और बता दूं बेटा लास्ट डिस्कशन में, यहाँ देखिए एक्सलेशन इक्वल टू था फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। अब देखिए मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब यहाँ से हम एक बात ये भी राइट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम राइट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम राइट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम राइट कर सकते हैं F इक्वल टू एम ए है, F इक्वल टू एम ए है, तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा F अपॉन ए, ठीक ना। देखिए F इक्वल टू एम ए है तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा F अपॉन ए आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अगर सेम फोर्स अप्लाई किया जाए, क्या किया जाए सेम फोर्स अप्लाई किया जाए, क्या किया जाए सेम फोर्स अप्लाई किया जाए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हैवियर बॉडी होगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना
मुश्किल हो जाएगा। अगर लाइटर बॉडी होगी तो उसमें एक्सेलरेशन आसानी से प्रोड्यूस हो जाएगा, उसकी स्टेट आसानी से चेंज हो जाएगी। तो ये जो मास है, ये जो मास जो इस बॉडी में एक्सेलरेशन को डिसाइड कर रहा है, इस मास को इनर्शियल मास कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शियल मास कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शियल मास कहते हैं। और यही मास किसी बॉडी में इनर्शिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हमने आपको बताया था कि इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर। मास ज़्यादा होगा इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम होगा इनर्शिया कम होगा। तो ये जो F इक्वल टू एम ए है, इसमें m इक्वल टू F अपॉन एम, तो ये मास जो है ये इनर्शियल मास कहलाता है। तो किसी बॉडी का वो मास जो उसमें एक्सेलरेशन को डिसाइड करता है, उसे हम जो है उसका इनर्शियल मास कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शियल मास कहते हैं। और ये मास उसके इनर्शिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? इनर्शिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये मास फिक्स होता है, जितना यहाँ पर होगा उतना मून पर होगा, उतना अर्थ पर होगा, वो चेंज नहीं होगा। ना इस पर प्लेस का कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना टाइम का इफेक्ट कोई पड़ेगा। ये मास जो है फिक्स होता है। तो किसी बॉडी का इनर्शियल मास जो है वो फिक्स होता है, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर के बराबर होता है। किसके? क्वांटिटी ऑफ मैटर के बराबर होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज डिस्कस की। अब हमारे जिन बेटों को जो बातें नहीं समझ में आई होगी, हमारे जिन स्टूडेंट्स को जो बातें नहीं समझ में आई होगी, आप इसको बार बार वीडियो लेक्चर को सुनेंगे, समझेंगे इसकी कॉन्सेप्ट को, और अभी ये पढ़ लेंगे तो आपके थ्रू आउट लाइफ काम आएगा। और फिर इस पर अच्छे से नोट बनाएंगे, नोट बनाने के बाद इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर भी ना आए तो आप हमें जो है वो जरूर पूछेंगे, ठीक ना? आप यहाँ आकर के और कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और यूट्यूब पर जा करके फिजिक्स जीनियस बाई डॉक्टर यूके मिश्रा नाम से चैनल पर वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और फिर हम जानते हैं आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप को हमारी हेल्प करना है, ठीक ना? हमें आपकी हेल्प करना है, हमें आपके करियर में एक पार्टनर बनना है, हमें आपके लिए एक मेंटर बनना है, हमें आपको आगे बढ़ाना है। तो आप जो है जरूर करेंगे। और जहाँ कहीं डाउट होगा आप क्वेश्चन के थ्रू उसमें हमसे जरूर पूछेंगे। अगर कोई और आपको फीडबैक देना है, इम्प्रूवमेंट देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो इम्प्रूवमेंट देंगे, मैं इसको रीड करूंगा। रीड करने के बाद आपके लिए एक नए इम्प्रूवमेंट के साथ वीडियो लेकर के आऊंगा। ओके।